हेलो बच्चा लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जेई एडवांस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, तो आप प्रैक्टिस करो सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो हम यूज करते हैं वो वाला प्रॉब्लम है, जिसमें हम इम्पैक्ट पैरामीटर निकालते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन करता है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q1। तो इसका मास दे रखा है m, चार्ज है q1, इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। तो देख पा रहे हो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स अ मैसिव स्टेशनरी टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज q2। तो ये फिक्स्ड चार्ज है q2। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स द पार्टिकल इज स्कैटर्ड बाय एन एंगल थीटा। अब ये थीटा एंगल से स्कैटरिंग हो जा रहा है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिटरमिन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर बी। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी यही है, मतलब ये जो लाइन है, जिस लाइन पे आ रहा है इन्फिनिटी से वी वेलोसिटी से आ रहा है और चार्ज Q2 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये बोलता है कि ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है कहां पे, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो हमारे को बताना है कि बी का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा Q1 Q2 एम वी। बी का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, तो यहां पे देखो ट्रेजेक्ट्री इज गोइंग टू बी हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी है पॉजिटिव है ना। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, पॉजिटिव एनर्जी है। ये हाइपरबोलिक होगा ये। तो ये जो पाथ दिखा रहा हूं ये हाइपरबोलिक है। अब यही क्वेश्चन बोलता है कि जब ये डिफ्लेक्ट हो गया थीटा एंगल से, कितना एंगल से, थीटा एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये इन्फिनिटी पे भी एट इन्फिनिटी सेम स्पीड होगा v, एनर्जी कंजर्वेशन से। जो इनिशियल स्पीड एट इन्फिनिटी यहाँ पे v है तो यहाँ भी v से होगा। तो ये बोल रहा है कि जो इनिशियल लाइन है, इस इनिशियल लाइन से कितना डिफ्लेक्ट हो गया है, वेलोसिटी कितना है, तो थीटा, थीटा एंगल पे है वेलोसिटी v। तो यही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है थीटा, राइट। तो थीटा क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एंगल मींस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ओरिजिनल लाइन के साथ में जो वेलोसिटी का फाइनल लाइन है एट इन्फिनिटी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, देख पा रहे हैं हम इजीली। ठीक है, ये हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। तो यहां से क्या होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लाइन कहें या फिर एक्सिस कह लें। सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस हाइपरबोला। ठीक है, यहां से हम देख पा रहे हैं। अब यहां से कुछ कुछ ज्योमेट्री वगैरह पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इक्वेशंस लगाएंगे। तो पहले देखो इधर, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल पाई माइनस थीटा, मैं यहां पे दिखा दिया, ये एंगल है पाई माइनस थीटा का। ठीक है, ओके। और ये है हमारा सिमेट्रिक लाइन। ठीक है, अब यहां पे Q1 जो चार्ज है, किसी भी इंस्टेंट पे मैं यहां पे वेलोसिटी v डैश दिखा दिया, एट एनी टाइम t v डैश वेलोसिटी दिखा दिया, जो कि यहां पे देख पा रहे हैं ये जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स होगा k Q1 Q2 बाई ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, वही f होगा, वो अवे फ्रॉम Q2 होगा इस डायरेक्शन में, जो कि यहां से फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल ये वाला लाइन मैं दिखा दिया हूं, ये देख पा रहे हो। तो ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहले ज्योमेट्री समझ लो यहाँ पे, फिर हम लगाएंगे इक्वेशन को। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल फाई एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, फिर से ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, और ये जो फोर्स है वो फोर्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल जो मैं खींचा हूं उसके साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहां पे एट एनी जनरल इंस्टेंट मैं दिखा दिया हूं फाई एंगल। अच्छा, अब ये जो फाई है कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तुम देख पा रहे हो, फाई इज गोइंग टू बी वेरिंग फ्रॉम, देखो जब ये यहां पहुंचेगा तो ये वाला एंगल होगा, राइट, इतना एंगल होगा, है ना, यहां से लेकर के, तो ये एंगल टोटल कितना होगा, ये एंगल इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, तो पूरा है बाई 2 कर लेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये एंगल। तो ये जो फाई है, मतलब यहां से जो ये एंगल भी फाई ही होगा, ये वाला एंगल, तो फाई इज गोइंग टू बी वेरिंग बिटवीन, ये एंगल भी फाई, ये एंगल भी फाई होगा, राइट, ऐसा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो फाई कहां से कहां तक ऐसे वेरी कराएंगे, तो फाई इज गोइंग टू बी, एक बार जब इस इंफिनिटी पे होगा तो फाई इज गोइंग टू बी माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2, मतलब इस साइड वाला जो एंगल है वो नेगेटिव है, और इस साइड का जो एंगल है क्लॉकवाइज वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि फाई हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, देख पा रहे हो। तो इतनी बात हमारे को समझ में आ गई, फाई हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज वाले एंगल को पॉजिटिव लिए हैं, और अपोजिट वाला जो एंगल ले रहा है वो नेगेटिव ले रहा है। तो यहां से जो ये, जब ये इस इंफिनिटी पे आएगा पूरा अवे चला जाएगा, तो ये जो एंगल होगा वो पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, यहां पे पाई माइनस थीटा बाई 2 का आएगा।
अब स्टेप्स देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है हमारा। तो सबसे पहले तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को देखो यहाँ, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड तो सेम ही रहना है, भी ही रहना है यहाँ पे, केवल यहां से यहां तक के बीच में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी हमें दिख रहा है यहां से। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, थीटा का एंगल यहां पे दिख रहा होगा, राइट। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड निकालें। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू रूट ओवर मैग्नीट्यूड वाइज तो एम ही रहेगा। तो यहां पे मेरे को दिख गया, ठीक है भाई, यहां से मैं चेंज देख रहा हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फाइनल इधर है, तो चेंज हमें निकालना है, यानी कि पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर करना है। तो क्या करेंगे, पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर डायरेक्टली हम लगा देंगे, रूट ओवर मैग्नीट्यूड सेम है, एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, और तो यहां से इसका चेंज निकालना है। इधर जो मोमेंटम है एम वी का है, इधर मोमेंटम कितना है, ये भी एम वी का है, और ये एंगल दे रखा है थीटा है, ठीक है। तो माइनस करके इधर को तो पाई माइनस थीटा का हो जाएगा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस का, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा में बदल जाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं हम चेंज, राइट। तो जब चेंज निकालते हो दो वेक्टर के बीच में, अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी का मॉड कितना आ जाएगा, तो इसको एम वी को बाहर करके रूट ओवर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का रूट, तो साइन थीटा बाई 2 आ गया, तो 2 एम वी साइन थीटा बाई 2 आ गया, राइट। इस तरीके से आ गया। डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अच्छा एम भी इधर है, ठीक है ना, तो ये इधर का एम भी फाइनल मोमेंटम है, इधर का एम भी कितना हो गया, ये एम भी अपोजिट में करके ऐड करते हैं, और ये एंगल कितने का है, तो पाई माइनस थीटा का है। हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर पे आ जाता है, ये एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, तो एम भी कॉस ऑफ ये एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2, और इस वेक्टर का भी इधर वाला कॉम्पोनेंट, दोनों वेक्टर का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट, यही चेंज का रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे 2, तो दोनों सेम ही देगा एक्चुअली में। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो ये हमारा डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड, मतलब हमने मैग्नीट्यूड निकाला किसका, चेंज इन मोमेंटम का। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, अब देखो, क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और जब हम यहाँ पे निकालेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन डी टी, और एफ डी टी कर रख के इंटीग्रेट करेंगे यही, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। यही तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होता है। अच्छा, किस डायरेक्शन में हम एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो चेंज इसी डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि अलोंग द किधर, डायरेक्शन ऑफ सिमेट्री लाइन, यही है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम फोर्स लिखेंगे, राइट। इसलिए हम फाई एंगल लिए हैं। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एफ का कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस फाई होगा। चलो तो लिख डालो उसको, एफ कॉस फाई, इसलिए हमने यहां पे ऐसा लिख लिया है। तो एफ कॉस फाई dt का इंटीग्रल बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, जो कि अलोंग द एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ये हम निकाल चुके हैं। और इसी डायरेक्शन में इधर कितना हो जाएगा, तो एफ कॉस फाई का है, तो एफ कॉस फाई इंटू डी टी का इंटीग्रल बन जाएगा डेल्टा पी। चलो ये आ गया, और एफ के वैल्यू हमने रख लिया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी टी का इंटीग्रल, ठीक है, ये हमें पता चल गया। कितना टाइम लगा होगा वहां से वहां तक में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब जहां तक टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे हम लिमिट अभी नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब क्वेश्चन में भी बोल चुका है कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे, ये चेक करें। चलो तो देखो इधर का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व ही ना रहेगा बेटा। यहां देखो किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा, Q2 के अबाउट में नेट टॉर्क तो जीरो होगा इस फोर्स का, क्योंकि इसी लाइन से पास कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम हर वक्त कांस्टेंट ही रहेगा, हर वक्त सेम रहेगा। तो वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो देखो यहाँ पे मैं दिखा भी दिया हूं, ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाई डी टी। अब ये जो मैं एंगुलर मोमेंटम एल लिख रहा हूं, एल अबाउट पॉइंट एट Q2, या इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लिखो, वो कितना आएगा, तो एम वी डैश इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट व्हिच इज टेंजेंशियल टू दिस हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। तो ये कितना आ जाएगा, एम वी डैश का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू ये वाला डिस्टेंस इनटू आर। अच्छा, एम वी डैश का परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन का ओमेगा, ओमेगा इनटू आर, राइट। हम जानते हैं ना वी डैश वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो बस इसको हम ओमेगा आर भी लिख दिया, तो एम इंटू इसका ओमेगा आर इंटू आर, मतलब एम ओमेगा आर स्क्वायर, ऐसे हम जानते हैं लिखना। एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, राइट। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस लाइन का, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टाइम्स ओमेगा, ये पता चल गया। चलो तो यहां से हमारे को एंगुलर मोमेंटम लिखना भी आ गया, कितना, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू है डी फाई बाई डी टी, और वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है बोलो,
तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा, कंजर्व कर लो एंगुलर मोमेंटम को। तो यहां पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इंपैक्ट पैरामीटर कितना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b, तो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, तो एम वी बी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट टाइम t। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने डाल दिया, ठीक है। तो फर्दर यहां पे जब हम काम करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो रखने के बाद क्या आया, तो एम आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू एम वी बी, ये रख लिया। अब मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, यहां पे डी टी है, देखो अननोन क्या क्या है भाई, कि यहां पे टाइम अननोन है और एंगल फाई अननोन है, राइट, जो लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ बना रहा है। तो एनी हाउ मैं चाह रहा हूं एक में कन्वर्ट करना, तो समहाउ मैं टाइम को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, टाइम को फाई के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, इसलिए ये शानदार सा इक्वेशन बन गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने फर्दर लिख डाला कितना, dt इस इक्वेशन से इज इक्वल टू m तो कट ही गया है, तो आर स्क्वायर डी फाइव बाई बी को इधर v को नीचे भेज दिया, b भी नीचे भेज दिया, तो ये dt का वैल्यू आ गया। बस अब इसी dt को उठा करके इसमें डाल दो, अब इसमें डाल दिया तो ये आ जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर कॉस फाइव, राइट, इनटू ये वाला एक्सप्रेशन dt का एक्सप्रेशन विच इज आर स्क्वायर बाई वी बी इंटू डी फाइव का इंटीग्रल करेंगे तो वही चेंज इन मोमेंटम है जो कि हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर खींच डालें, के Q1 Q2 बाई वी बी, स्पीड v तो इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इंटीग्रल कॉस फाई डी फाई बन गया, राइट। और इंटरेस्टिंग चीज एक और चीज देख लो यहाँ पे, आर स्क्वायर गायब, आर भी अननोन ही है भाई, है ना, आर जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो आर भी कट जा रहा है। मजे की बात ये है, अब जब ये कटा तो इंटरेस्टिंग सा चीज बन गया, ठीक है बेटा, मस्त बन गया ना ये वाला। बस अब यहाँ पे देखो, अब एक ही अननोन तो रह गया फाई, अब फाई में हम लिमिट डालेंगे, फाई का लिमिट कहां से कहां तक है, हम अभी बताए ना, फाई का लिमिट यहां से यहां तक, मतलब ये एंगल फाई कहां से, तो ये एंगल ये इस साइड से विच इज नेगेटिव एंगल, ये वाला एंगल है, वो वाला कितना है, तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा बाई टू से लेकर के ये एंगल है, ये एंगल पाई माइनस थीटा बाई टू का है, राइट, तो हमने यहां पे रख दिया। चलो तो लिमिट डाला, कॉस का साइन आ गया, लिमिट डाल दो, तो यहाँ पे माइनस माइनस इसका प्लस बन जाएगा, साइन माइनस फाइव इज माइनस साइन फाइव, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, है ना, तो टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाई टू आ गया। चलो पाई माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई टू भी, तो टू कॉस थीटा बाई टू, बस इसका वैल्यू उठा करके डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले का ये, तो इसका एक्सप्रेशन हमें पता हो गया कि टू कॉस थीटा बाई टू है, डाल दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू टू एम भी साइन थीटा बाई टू, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया फाइनली ये के Q1 Q2 बाई एम वी स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू। इसको तुम ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो, क्या बोलो, b इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई टू इंटू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर ना, इस फॉर्म में भी याद रखना है, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है इनिशियल वाला, तो ऐसे याद रख सकते हैं इंटू कॉट थीटा बाई टू। और यही एग्जैक्टली हम यूज करते हैं किसमें, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ये वाला रिजल्ट हम याद ही रखते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का इक्वेशन, ठीक है, ये Q1 Q2 बाई टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉट थीटा बाई टू, और Q1 क्या होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल का है, Q2 क्या होता है, तो ये गोल्ड का पे जितना, गोल्ड के न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो होता है, गोल्ड का न्यूक्लियस है ना, तो वैल्यूज को रखते हैं तो आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स पूरे स्टेप्स आपको क्लियर हो गया होगा, तो दैट्स वाई ये देख रहे हो सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है उसमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे हमारा थिंकिंग प्रोसेस पूरा डेवलप हो जाता है कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, फिर इस स्टेप के बाद क्या करना है, और सारे स्टेप्स को हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। दैट्स रियली अ नाइस वे टू सेव आवर टाइम एज वेल, राइट। तो इसे पूरा आपके माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट छप जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स विच आई एम अपलोडिंग।